हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम अगेन चैनल पे। शुरू करेंगे क्लास को आज की 1 अप्रैल की सेकंड एडिटोरियल के साथ द हिंदू के। आर्टिकल लिखा गया है पानी की शॉर्टेज पे। अगले 2 से 3 साल तक पूरा भारत पानी की शॉर्टेज से जूझेगा और इसके रीजंस आपको बताए गए हैं एनालाइज करके। क्लास को शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, जो पढ़ा है उसको टेस्ट करके देखना है आपने कितना सीखा। क्विज़ के क्वेश्चन थोड़े से हैवी हैं आज के। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन है, बीच में वोकैब है और लास्ट में ग्रामर है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाते हैं आपको। आइए क्लास को शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी कंपाउंडिंग क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब आप समझते हैं, विपत्ति, तूफान, आपदा, मुसीबत। और ये जो कंपाउंडिंग है, आपने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, याद है ना। तो कंपाउंडिंग हर वो चीज़ है जो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती जा रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है। कह रहा है जी ऐसे ही जो क्राइसिस हैं, बहुत सारे तूफान हैं, वो कंपाउंड हो रहे हैं इस साल। मौसम भी ख़राब है, सरकार भी लापरवाह है, कहीं पे बीमारियां आ रही हैं, सब चीज़ें एक साथ सर पे हमारे पड़ने वाली हैं। चलिए, कंपाउंडिंग आपने देख लिया, जो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता हो। और क्राइसिस ये एक प्लूरल नाउन है। आपको याद होगा वो सारे ऐसे नाउन्स जो कि IS से ख़त्म होते हैं, उनका प्लूरल बनाने के लिए आपको पीछे ES बनाना होता है, IS को। जैसे अगर एक सिंगल मतलब क्राइसिस हो, सिंगल आपके पास कोई मुसीबत हो, तो वो होती है CRISIS। लेकिन जब प्लूरल बनाना हो तो SIS को लिख देंगे अपने SES। ऐसे एक वर्ड है बेसिस, ठीक है। बेसिस मतलब आधार, अगर प्लूरल बनाना हो तो पीछे ES। फिर एक और वर्ड है एक्सिस, है ना। तो हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस, थीसिस, याद रखना इन सभी वर्ड्स को। IS और ES का चक्कर, सिंगुलर और प्लूरल का सिस्टम। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है जी वाटर डेफिसिट वर्सन्स अदर एडवर्स इवेंट्स फॉर द पुअर। जो वाटर डेफिसिट है, डेफिसिट यानी कमी, किसी चीज़ की इनसफिशेंसी, कह रहे वो ख़राब होती है और बद से बदतर होती है। और किसके साथ, किसको ख़राब करती है? एडवर्स इवेंट्स को, बुरे इवेंट्स को, जो हैं पुअर के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो पानी अगर कम होगा तो अमीर आदमी तो बॉटल ले आएगा कहीं से 150 रुपये की, 25 लीटर की, है ना, ब्रांडेड। लेकिन गरीब आदमी जिसको म्यूनसिपाल्टी का पानी पीना है, जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है पैकेज वाटर, ऐसे गरीब लोगों के लिए राहत नहीं है, क्योंकि एडवर्स इवेंट्स जो हैं उनके लिए ख़राब होते जाएंगे। डेफिसिट आपका सब्जेक्ट है, वर्सन्स इसकी वर्ब है। वर्सन करना, चीज़ों को बद से बदतर बनाना और ख़राब से ख़राब बनाना। एडवर्स का मतलब होता है जो आपके हित में ना हो, अनप्लेजेंट हो, जो ख़राब हो, कहने का मतलब अनफेवरेबल हो। द प्लस में पुअर, इस कॉन्सेप्ट को सभी बच्चे याद करेंगे, बहुत बार करवा चुके हैं आपको। जब भी कोई एडजेक्टिव के आगे द लग जाता है, जैसे पुअर एक एडजेक्टिव है ना, पुअर यानी गरीब, रिच, पुअर, स्ट्रॉन्ग, वीक, सभी एडजेक्टिव्स हैं। जब भी किसी एडजेक्टिव के आगे द लग जाता है और उस एडजेक्टिव के आगे कोई नाउन ना रखा हो, जैसे इस केस में पुअर के बाद कुछ नहीं रखा हुआ, तो ये जो द पुअर है ये खुद ही एक नाउन बन जाएगा और ये पूरी क्लास को डिनोट करेगा। द पुअर का मतलब है सभी गरीब लोग, द रिच का मतलब है सभी अमीर लोग, द वीक का मतलब है सभी कमज़ोर लोग। समझ पा रहे हैं ना। तो आगे पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है यहाँ पे पीपल, द पुअर पीपल। चलिए, जब भी ये कॉमन प्लूरल नाउन आप बनाते हैं इस तरीके से, उसकी वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। मैं इसलिए कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। चलिए, ये कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार होते हैं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कभी कभी। आगे बढ़ के इस आर्टिकल की डालते हैं वोकैब पे नज़र। सारे वर्ड्स एक साथ देखो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी PDFs और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग,
डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए, वोकैब शीट जो टेलीग्राम ग्रुप आपको अभी बताया था 5 मिनट पहले, वहीं से इसको डाउनलोड करना है। मैं जूम इन कर रहा हूँ ताकि आप ठीक से इसको देख पाओ। पहला वर्ड है रिजर्वायर। देखिए, आपको रिजर्व पता है क्या होता है? रिजर्व आपकी गाड़ी में भी पेट्रोल में रिजर्व होता है, डीजल में रिजर्व होता है। रिजर्व का मतलब होता है एक्स्ट्रा रखी हुई कोई चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ने पे काम आए। और रिजर्वायर वो चीज़ है या वो स्टोरेज है जहाँ पे आप चीज़ों को एक्स्ट्रा जो होती है उनको स्टोर करके रखते हैं। जैसे वाटर रिजर्वायर का मतलब होता है पानी की टंकी, बड़ी सी टंकी 20,000 लीटर की, 2 लाख लीटर की, है ना। इनफैक्ट पानी की जो वाटर बॉक्स की टंकी होती है उसका टेक्निकल नेम ही होता है ESR, एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर। एलिवेटेड मतलब ऊंची उठी हुई, स्टोरेज यानी स्टोर करने वाली, रिजर्वायर यानी अपने आप में स्टोरेज है। तो इस तरीके से रिजर्वायर वर्ड को याद रखें। तालाब, कुओं, बावड़ियों या टंकियों के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं, जहाँ पानी जमा हो जाए और आप बाद में यूज़ कर सकें। इंडिया स्मॉलर सिटीज़ आर अ रिजर्वायर ऑफ अनटैप्ड टैलेंट एंड पोटेंशियल। भारत की छोटे शहर एक स्टोरेज हैं, रिजर्वायर हैं ऐसे टैलेंट और पोटेंशियल का, संभावनाओं का और टैलेंट का जो अनटैप्ड है, जिसको टैप किया जाना बाकी है, जिसका फ़ायदा लिया जाना बाकी है। तो छोटे शहरों में आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे और अच्छे अच्छे टैलेंट रखने वाले, लेकिन उनको मौका नहीं मिला कभी, या उनको पता नहीं है उसको टैलेंट को कैसे इनकैश किया जाए। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को स्टोरेज बनाना चाहो तो रिजर्वायर वर्ड को यूज़ कर सकते हो। सिर्फ पानी की टंकी के लिए मत लगाना है वर्ड। पूल, स्टॉक पाइल और रेपोजिटरी सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आज ये वर्ड आपने जो भी देखा डिटेल में आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड है पोइज्ड। देखिए, पोइज्ड का मतलब होता है बैलेंस्ड। जब रेस शुरू होने वाली होती है और आप अपने घुटने लगा करके भागने के लिए तैयार होते हो तो आप वेल पोइज्ड होते हो, वेल बैलेंस्ड होते हो रेस में भागने के लिए। समझ पा रहे हो? वहीं से पोइज्ड वर्ड का दूसरा मीनिंग निकलता है किसी चीज़ के लिए रेडी। जब आप बैलेंस्ड हो तो आप रेडी भी तो हो ना, किसी काम को करने के लिए तैयार भी तो हो। तो इंडिया इज़ पोइज्ड, इंडिया तैयार है, रेडी है या बैलेंस्ड है टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने के लिए। बैलेंस्ड या पोइज्ड को इक्विलिब्राइज्ड भी बोलते हैं। रेडी के लिए वर्ड यूज़ होता है, थोड़ा एडवांस्ड है, बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्वी मतलब बराबर, लिब्रा यानी कि वेट। जब चीज़ें इक्वल लिब्रा पे होती हैं, बराबर वेट पे होती हैं, तो वो बैलेंस्ड होती है ना। ऐसे वर्ड याद किया जा सकता है। चलिए, अगला वर्ड है वगैरियस। वगैरियस वर्ड बहुत बार आ रहा है आजकल आर्टिकल्स में। वगैरियस का मतलब होता है चेंजेबल। कभी ये वाला मूड, कभी ये वाला मूड, कभी इस तरह का काम, कभी उस तरह का काम। फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ वेगेरियस बिजनेस। फैशन डिज़ाइनिंग अपने आप में एक बहुत चेंज होने वाला बिजनेस है। मैंने यहाँ मर्क्यूरियल लिखा हुआ है, मर्क्यूरियल भी वेगेरियस का सिनोनिम ही है। आप ये सारे सिनोनिम्स वेगेरियस के यहाँ देख रहे होंगे। क्विक सिल्वर, इरेटिक, फिकल, कैप्रिशियस, वॉलेटाइल, अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, वैगरी से वेगेरियस बनाए। वैगरी का मतलब होता है चेंज, वेगेरियस मतलब चेंजेबल। आज ये इरेटिक वर्ड आप आर्टिकल में इसका सिनोनिम देखेंगे। याद रखने वाला वर्ड है वेगेरियस और कैप्रिशियस, दोनों एग्जाम हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जामिनर्स को पसंद है। ठीक है, कैप्रिशियस। चलिए, अगला वर्ड है जी, कहाँ गया? ट्रांसपायर। एडवांस लग रहा है सुनने में ना, बहुत आसान वर्ड है। ट्रांसपायर का मतलब होता है किसी चीज़ का, घटना का घटित होना, अकर करना या टेक प्लेस करना। ठीक है, एक और मीनिंग भी है, वो बाद में बताता हूँ, पहले वाला मीनिंग देख लो। वट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड इन आरुषि मर्डर केस इज स्टिल अ मिस्ट्री। जो एक्चुअल में हुआ, घटित हुआ, हैपन हुआ, अकर हुआ आरुषि मर्डर केस में, आज भी वो एक मिस्ट्री है, आज भी वो एक राज है। अब देखो, ट्रांसपायर वर्ड का एक और मीनिंग भी है, किसी चीज़ का सबके सामने आना, कम टू लाइट होना, सबकी नॉलेज में और निगाह में आना। इट हैज़ ट्रांसपायर्ड, ये चीज़ सबकी निगाह में आई है, सबको पता लगी है। दैट द IMF हैज़ रिजेक्टेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पाकिस्तान। IMF ने रिजेक्ट कर दिया है फाइनेंशियल असिस्टेंस बेल आउट पैकेज को पाकिस्तान के लिए। ये सेंटेंस तब बनाया था जब रिजेक्ट कर दिया था, बाद में दे भी दिया था, अब तो दूसरा आने वाला है, तीसरा आने वाला है ना। चलिए, ट्रांसपायर वर्ड को आसान भाषा में हैपन करना या कम अबाउट करना, अकर करना बोलते हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे विद द फर्स्ट मीनिंग। पहला वाला मीनिंग आर्टिकल में आएगा।
लास्ट वर्ड है हैजर्डस। हैजर्डस हर वो चीज़ है जिसमें हैजर्ड है। हैजर्ड का मतलब होता है खतरा, यहाँ लिखा नहीं मैंने, हैजर्ड नाउन फॉर्म है हैजर्ड। हैजर्ड का मतलब होता है खतरा, हैजर्डस का मतलब होता है खतरे भरा, रिस्की, जोखमी, डेंजरस। टेक्नोलॉजी कैन बी हैजर्डस। टेक्नोलॉजी बहुत रिस्की या डेंजरस हो सकती है इफ़ इट इज़ यूज विदाउट रिस्ट्रेंट एंड केयर, अगर ये इस्तेमाल की जाए बिना लगाम और परवाह के, है ना। यही फ़ोन है, इससे पढ़ के लोग, है ना, ऐप्स डिज़ाइन कर रहे हैं इस फ़ोन के अंदर, अपनी ऐप स्टोर पे ऐप डाल करके बैठे हैं, है ना, इसी फ़ोन में। और यही फ़ोन है जिसमें कुछ मूर्ख जो है सारा दिन रील चलाते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं इधर उधर के। चलो, वैसे शॉर्ट्स का चैनल हमने भी बनाया है, एक 4-5 शॉर्ट्स डाल दूंगा, फिर आपसे शेयर करूंगा मैं, है ना। इंग्लिश के शॉर्ट्स हैं, काम ही आएंगे आपको स्पोकन इंग्लिश में। चलिए, प्रिकेरियस, पेरिलस सभी रिस्की के सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड प्रिकेरियस इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। समरी ये है कि यह आर्टिकल कुछ दिन पहले भी छपा था और हमने कवर भी किया था। उसमें यह बताया गया कि वाटर शॉर्टेज होने वाली है सदर्न इंडिया में, खासकर साउथ इंडिया में। अब इस आर्टिकल में उसी चीज़ को और डिटेल में बताया गया है कि अब तो ये बात पक्की ही हो चुकी है, और किस वजह से वाटर शॉर्टेज होगी वो रीजंस भी आपको बताए गए हैं। बड़ा ही परेशान करने वाला आर्टिकल है, पैसिमिस्टिक है अपनी टोन में। वैसे इसकी टोन आज की होनी चाहिए एनालाइजिंग और कंसर्न्ड, मतलब इसको पढ़ के आपको टेंशन हो जाएगी। अगर आप कहीं नीचे की तरफ, मध्य प्रदेश के बाद नीचे की तरफ कहीं रहते हो किसी स्टेट में, तो आपको पढ़ के लगेगा कि यार पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा अगले 3 साल। तो इसी तरह का आज का ये आर्टिकल है, ठीक है। पर जो बताया गया है वो साइंटिफिक मैनर में आपको रीजंस के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। शुरू करते हैं। टोन्स है आज की एनालाइजिंग और साथ ही साथ जो है कंसर्न दिखा रहा है। कह रहा है देयर इज़ ओनली इनफ वाटर टू फिल 23% ऑफ द होल्डिंग कैपेसिटी इन ऑल ऑफ साउथ इंडियाज रेजर्वॉयर्स। कह रहा है जी देयर इज़ ओनली इनफ वाटर। ओनली इनफ का मतलब है इतना ही। कह रहा है जी इतना ही वाटर है कि वो भर सके 23% पूरी कैपेसिटी को, होल्डिंग कैपेसिटी को, सारे साउथ इंडिया के तालाबों की, पॉन्ड्स की, कैनल्स की और पानी की टंकियों की। तो अगर 100 लीटर पानी साउथ इंडिया में आ सकता है, स्टोर हो सकता है, तो उसमें सिर्फ 23 लीटर पानी आज की डेट में साउथ इंडिया रखे बैठा है। अब ये बात कहाँ से पता लगी? द हिंदू रिपोर्टेड लास्ट वीक। ये बात रिपोर्ट की थी द हिंदू ने लास्ट वीक एक एडिटोरियल में। और ये कैसे रिपोर्ट हुई थी, कैसे सपना आया द हिंदू को? कह रहा है जी सपना नहीं आया, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन डेटा। ये बात बताई गई थी एक विश्लेषण के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से, जो है सेंट्रल वाटर कमीशन के डेटा की, सरकारी एक एजेंसी है उसके मिली इंफॉर्मेशन की। तो ये बात हमें लास्ट वीक द हिंदू से पता लगी एक एनालिसिस करके। द हिंदू की वर्ब है रिपोर्टेड, वाटर की वर्ब है इज, देयर इज़ ओनली इनफ वाटर, है ना। ओनली इनफ मतलब इतना ही। रेजर्वोयर यानी स्टोरेज, बड़ा सा कोई टैंक वैंक, कोई तालाब, कोई कुआं, है ना, जहाँ पानी जमा हो सके। आगे बढ़े। अब देखो ये वर्ड आया एनालिसिस। अभी बताया था ऊपर आपको एक सारा कॉन्सेप्ट क्राइसिस वाला। सिंगुलर बनाना हो तो IS लगा दो और प्लूरल बनाना हो तो ES लगा दो। वैसे ही एनालिसिस, अगर एक सिंगल विश्लेषण है, एनालिसिस है, तो IS। अगर बहुत सारे एनालिसिस हैं, एन एनालिसिस ना लिख करके काफ़ी सारे होते हैं, मल्टीपल लिखा होता है, मल्टीपल, तो फिर इसके पीछे भी ES लगाना पड़ता, इसको प्लूरल बनाना पड़ता। जो सीख रहे हो बार बार उसी को अप्लाई करो, बस यही चीज़ है आपको जो अलग करती है भीड़ से। कॉन्सेप्ट सभी सीखते हैं, 120 रूल ग्रामर के सबने सीखे होंगे। आपको ये चीज़ अलग बनाएगी कि आप किसी रूल वूल के चक्कर में ना पड़ के कॉन्सेप्ट को रीडिंग में अप्लाई करो। कह रहे जी दिस अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस इज़ 9 परसेंटेज पॉइंट लोअर देन द रोलिंग डेकेडल एवरेज। कह रहा है ये जो बात हमने बताई है 23% पानी है, ये एक एनालिसिस के हिसाब से या विश्लेषण के हिसाब से 9 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर है। और किसके मुकाबले? बजाय उस रोलिंग डेकेडल एवरेज के। डेकेडल मतलब 10 साल, रोलिंग मतलब रोल ओवर करने वाली। भाई आप एवरेज बनाते हो ना, 10 साल की एक ग्राफ बनाते हो जिसमें 10 साल का डेटा क्यूमुलेटिव होता है। अब आगे बढ़ते जाएंगे और पिछले 1 साल का डेटा छोड़ते जाएंगे, तो उस एवरेज से 9 परसेंटेज पॉइंट कम है। स्पीकिंग टू द सर्टेनिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पेंडिंग क्राइसिस। और ये सारा काम कैसे है? स्पीक टू करते हुए। अब स्पीकिंग टू यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कल ही आपको करवाया था स्पेशल क्लास में, वर्ब के ING फॉर्म जो एक साइमल्टेनियस एक्शन को बताती हो।
ये कम है स्पीक टू करते हुए या बताते हुए। स्पीक टू इस फ्रेज का मतलब होता है बताना किसी चीज़ के बारे में, बताते हुए निश्चितता को, सर्टेनिटी को और मैग्नीट्यूड को, लेवल को, इस इम्पेंडिंग क्राइसिस के, इस सर पे पड़े तूफान के। इम्पेंडिंग यानी जो अभी आना पेंडिंग है। आई एम पेंडिंग इज इम्पेंडिंग, मैं अभी पेंडिंग हूँ, अभी आने वाला हूँ। आई एम पेंडिंग, इम्पेंडिंग। इनएविटेबल बोल सकते हैं, अनअवॉइडेबल बोल सकते हैं, सर पे मंडराने वाली चीज़ को। चलिए सेंटेंस देख लिया आपने। दिस सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, स्पीकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं इसलिए दूसरे एक्शन को कॉमा लगा के वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बताया गया है। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, डेकेडल मतलब 10 साल का। चलिए एक कॉन्सेप्ट आपको यहीं बता देते हैं। जब भी दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा और यूज़ किया जाएगा देन नाम की कंजंक्शन का, तो साथ में इस्तेमाल होगी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन इसका उल्टा बिल्कुल सही नहीं है। जब मैंने देन का इस्तेमाल किया और कंपैरिजन किया तो मुझे कंपैरेटिव डिग्री लगानी ही लगानी है। लेकिन अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री लगा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है मैं देन का इस्तेमाल करूँ। समझ पा रहे हो मेरी बात? आगे आप देखोगे ये कॉन्सेप्ट आपको 2-3 बार पूरे आर्टिकल में दिखेगा। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। देन आ गया तो कंपैरेटिव आएगी, लेकिन कंपैरेटिव आ गया तो देन को लगाना जरूरी नहीं है, बिना लगाए भी काम चल सकता है किसी किसी टाइप के सेंटेंस में। कह रहे द लास्ट टाइम साउथ इंडिया फेस्ड अ समर टाइम वाटर क्राइसिस वॉज इन 2017। कह रहे जी लास्ट दफ़ा, आखिरी दफ़ा जब साउथ इंडिया ने एक वाटर क्राइसिस को फेस किया था, इसी तरह के पानी की कमी के परेशानी को, समर टाइम यानी गर्मी में पानी की कमी को फेस किया था, वो वक्त था 2017 का, आज से ठीक 7 साल पहले का। कह रहे द क्राइसिस, लास्ट टाइम की वर्ब है वो, साउथ इंडिया की वर्ब है फेस्ड। कह रहे जी द क्राइसिस इन द सेम रीजन दिस ईयर इज पोइज्ड टू बी डिफरेंट एंड वर्स फॉर अ फ्यू रीजन। कह रहे ये जो क्राइसिस है इसी सेम रीजन में साउथ इंडिया में 7 साल बाद 2024 में, इस साल अब ये तैयार है, बैलेंस्ड है दो चीज़ों के लिए कि एक तो ये होगा अलग और ये होगा दूसरा बद से बदतर, वर्स। और किस लिए? कई रीजन्स की वजह से, फॉर अ फ्यू रीजन्स। तो 17 से बुरी तबाही आप जो है 2024 में साउथ इंडिया में देखेंगे पानी की कमी के, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में। क्राइसिस की वर्ब है इस, पोइज्ड का मतलब होता है रेडी या तैयार, बैलेंस्ड। वर्स का मतलब होता है बदतर, बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो बैड की आपने क्या लगाई है? कंपैरेटिव डिग्री लगाई है। कह रहे फर्स्ट, अब 3 वो रीजन्स आपको बताएगा, सारे 4 रीजन्स हैं जिसकी वजह से क्राइसिस ज़्यादा ख़राब होगा। फर्स्ट, द मानसून्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। पहला कारण ये है कि मानसून्स जो हैं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, पैसिव वॉइस में प्रभावित होते हैं कई तरह के फैक्टर्स की वजह से। अब वो फैक्टर्स क्या हैं वो यहाँ बताए गए हैं। ऑफ दीज एल नीनो इवेंट्स रेंडर देम मोर इरेटिक इवन इफ आइसोलेटिंग देयर इन्फ्लुएंस, दस इज अ सिंप्लीफिकेशन। कह रहे इन वेदर इवेंट्स की बात करें तो इनमें, ऑफ दीज, इनमें अल नीनो की जो घटना है, अल नीनो आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो गूगल कर लो। वाटर का फ्लो जो है समंदरों में हमारे आसपास के, जब वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, हमारा गर्म पानी ठंडा पानी मिक्स होता है, तो वहाँ से बनता है एल नीनो। आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा इसको डिटेल में देखने के लिए। कह रहे इन्हीं में से बात करें तो इस एल नीनो नाम की समस्या की बात करें तो ये समस्या रेंडर कर देती है इन सभी मानसून्स को बहुत ज़्यादा इरेटिक, बहुत ज़्यादा चेंजेबल या वेगेरियस। और कह रहा है यहाँ तक कि अगर आइसोलेट करना इनके इन्फ्लुएंस को इस प्रकार से एक सिंप्लीफिकेशन ही है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझने वाली बात ही है। बहुत सारे काम करता है अल नीनो, फिर भी हम इसको अलग करके जो है ना बता देते हैं कि अल नीनो की वजह से ऐसा हुआ। ये एक सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं। अल नीनो अकेला नहीं आता है, बाकी सारे इसके साथ में भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें और भी साथ में इसके घटित होती हैं। कहने का मतलब ये, मानसून्स की वर्ब है आर इन्फ्लुएंस्ड, अल नीनो इवेंट्स की वर्ब है रेंडर। रेंडर का मतलब होता है बना देना, किसी को कुछ बना देना। यहाँ पे इरेटिक बना दिया गया है, इरेटिक एक एडजेक्टिव है, इरेटिक यानी चेंजेबल। आइसोलेटिंग एक जीरंड है इफ़ कंजंक्शन के बाद, और इसकी वर्ब है इज। जीरंड यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म हमेशा सिंगुलर वर्ब को ले सकती है, प्लूरल वर्ब नहीं लेती है। आइसोलेट करना यानी अलग करना, सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना। कह रहे जी देयर वॉज एन अल नीनो इवेंट इन 1416 वेराज दिस टाइम देयर इज़ एन ऑन गोइंग इवेंट। 2014-16 में एक अल नीनो इवेंट हुआ था, जबकि इस दफ़ा
अल नीनो अभी चल रहा है। जिस साल में अल नीनो आता है तो उसके 2-3 साल तक पानी की कमी रहती है, मानसून ख़राब रहते हैं। तो 14-16 में हुआ तो 17 में पानी की कमी हुई। अब इस साल हो रहा है तो 24, 25, 26 में आप पानी की कमियां देखेंगे। कह रहा है एंड अमंग द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट सच इवेंट्स इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। और इस साल वाला जो अल नीनो है ना, ये आज तक के सबसे 5 बड़े जो इवेंट्स हुए हैं इस तरह के हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पिछले 150 साल में, उनमें से एक है। समझ गए हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री कितनी है? ऐसा कहते हैं कि 150 साल 200 साल ही हमें पता है पीछे क्या हुआ, उससे पहले की सब सुनी सुनाई बातें हैं, है ना, मतलब हाफ बेकेड अकाउंट्स बोलते हैं उनको। तो 150 साल के अंदर जब से हमने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया है तब से 5 बार जो सबसे ख़राब आए हैं तूफान, उनमें से इस बार का अल नीनो है जो अभी चल रहा है। अल नीनो इवेंट की वर्ब है वॉस, इवेंट की वर्ब है इस। कह रहा है जी सेकंड, अब दूसरी चीज़ बताएगा। पहली चीज़ तो आपको बता दी इसने, अल नीनो आ गया इस बार। सेकंड, आफ्टर meteorologists recorded 2023 to be the warmest year on record, they also said they expected 2024 to be worse. दूसरा रीज़न ये है कि जब मेट्रोलॉजिस्ट ने रिकॉर्ड कर लिया, मेट्रोलॉजिस्ट मतलब मौसम वैज्ञानिक, क्लाइमेट साइंटिस्ट, वेदर एनालिस्ट है ना, जब मौसम वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड कर दिया, ऑन पेपर लिख करके बता दिया 2023 को सबसे गर्म साल हमारे रिटर्न हिस्ट्री में, रिकॉर्ड में, इससे गर्म साल हमने अभी तक पिछले कई सालों में 150-200 सालों में नहीं देखा। कह रहा जब ये हुआ ना तब उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक्सपेक्ट करते थे 24 जो है इससे भी ख़राब होगा, 23 का रिकॉर्ड 24 में टूटेगा। तो ये है सेकंड रीज़न पानी की समस्या के बढ़ जाने का। इस साल गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी, पानी भी आपको ज़्यादा चाहिए होगा। मेट्रोलॉजिस्ट एक वन वर्ड है, रिकॉर्डेड इसकी वर्ब है, दे आया मेट्रोलॉजिस्ट के लिए, वर्ब है उनकी सेड, दैट कंजंक्शन यहाँ लगी नहीं हुई, बीच में ओमिट की गई है। फिर दे आया इनके लिए, वर्ब है इनकी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट करना, किसी चीज़ की आशा करना। अ टीम लेड बाय द यूके मेट्रोलॉजिकल ऑफिस ऑल्सो प्रिडिक्टेड अ 93% चांस दैट एवरी ईयर अंटिल 2026 विल बी अ रिकॉर्ड ब्रेकर। एक टीम जो है, जो लेड बाय है, जिसकी अगुवाई या लीड किया जा रहा है, जिसको यूके के मेट्रोलॉजिकल ऑफिस से, मौसम विभाग से, कह रहा उस टीम ने भी प्रेडिक्ट किया, ऐसा एक्सपेक्ट किया या ऐसी भविष्यवाणी की, प्रेडिक्ट करना किसी चीज़ के बारे में, फोरकास्ट करना, कि 93% चांस है कि हर एक साल 2026 तक वो रिकॉर्ड ब्रेकर होगा, पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। समझ गए? टीम की वर्ब है प्रेडिक्टेड, एवरी ईयर की वर्ब है विल बी। अब देखो यहाँ एक आरसी का क्वेश्चन बन सकता है इस सेंटेंस में, इस आर्टिकल के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कौन से रिकॉर्ड तोड़ने की बात हो रही है, किस चीज़ का रिकॉर्ड टूटेगा? बताओ, आप मुंह मत देखो, किस चीज़ का रिकॉर्ड टूटेगा, खुद से सोचो। अरे भाई गर्मी की बात हो रही है, हीट के रिकॉर्ड टूटेंगे। मैं यहाँ लिख दूँ बारिश का टूटेगा, है ना, कुछ और लिख दूँ इलेक्शन में वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आरसी क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाने चाहिए आपके। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैंने आज आरसी में आपसे पूछा भी है, ठीक है, रिकॉर्ड कौन सा टूटेगा। चलो तीसरा रीज़न देखो। पहला रीज़न आपने देख लिया अल नीनो है, दूसरा रीज़न आपने देख लिया गर्मी बढ़ती जाएगी हर साल। तीसरा है जी, थर्ड, मिलियंस इन इंडिया विल बी स्पेंडिंग सम एडिशनल टाइम आउटडोर्स दिस समर। 10 लाख लोग, इनफैक्ट करोड़ों लोग स्पेंड कर रहे होंगे कुछ एक्स्ट्रा टाइम बाहर धूप में, आउटडोर्स में, इस गर्मी के दौरान, टू कास्ट देयर वोट्स, अपना वोट डालने के लिए, इन द जनरल इलेक्शन, आम जो है चुनाव में। जब बाहर घूमोगे धूप में, चुनाव के लिए लाइन में खड़े होगे, पानी की कमी होगी, पानी सही वक्त पे नहीं मिलेगा, तो इससे क्राइसिस और ख़राब होगा। ये है तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न भी देख लो, कह रहा है फोर्थ, दिस क्राइसिस हैज़ हैपेंड बिफोर। ये क्राइसिस पहले भी हो चुका है, नया नहीं है, पहले भी हो चुका है। अब सेमी कॉलम लगा के एक एडिशनल बात जोड़ना चाह रहा है जो इसी सेंटेंस से कनेक्टेड है। कह रहा है येट वाइल सम पॉलिसीज एंड फोरकास्टिंग हैव इम्प्रूव्ड, preparedness and implementation of these policies on the ground have not। कह रहे जहाँ कुछ पॉलिसीज़, येट का मतलब होता है फिर भी जहाँ कुछ पॉलिसी और फोरकास्टिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है, सरकार ने अच्छे कानून बनाए हैं, मौसम विभाग ने अच्छी फोरकास्टिंग भी की है, वहीं कोमा लगा के बता रहा है जो तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस है और अमलीकरण है, इम्प्लीमेंटेशन है इन्हीं पॉलिसीज़ का, ग्राउंड पे, ज़मीनी हकीकत पे वो इम्प्रूव नहीं हुआ है, हैव नॉट। तो ये चौथा रीज़न है कि सरकारें ही लापरवाह हैं,
हर साल इस क्राइसिस को देखती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ढंग का काम नहीं कर पाती हैं नेक्स्ट ईयर से, है ना, निपटने के लिए। क्राइसिस की वर्ब है हैज़ हैपेंड, क्राइसिस सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लगाई गई है। पॉलिसीज एंड फोरकास्टिंग की वर्ब है हैव इम्प्रूव्ड, प्लूरल में। प्रिपेयर्डनेस और इम्प्लीमेंटेशन की वर्ब है हैव नॉट। यहाँ पे इम्प्रूव्ड जो है मेन वर्ब वो लिखी हुई है, जो आपको समझ गए ना, अंडरस्टूड है यहाँ पे। प्रिपेयर्डनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन हैव नॉट इम्प्रूव्ड। मेन वर्ब जब भी 2 बार आती है, 3 बार आती है, तो पहली दफ़ा उसको लिख दो और बाद में जो है ऑमिट कर दो। हेल्पिंग और मेन वर्ब के साथ ऐसा ही होता है। कह रहे जी अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग अनप्लैन्ड अर्बन ग्रोथ, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, लो वाटर रीयूज एफिशिएंसी, इनसफिशिएंट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड इंक्रोचमेंट एंड और डेग्रेडेशन ऑफ कैचमेंट एरियाज परसिस्ट। अब कह रहे हैं इन 4 के अलावा भी और भी समस्याएं हैं, दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि अनप्लैन्ड अर्बन ग्रोथ हो रही है, जहाँ खाली जगह दिखी वहाँ पे कुछ बिल्डिंग बना दी, झुग्गी झोपड़ी बना दी, है ना। फिर पानी बहुत निकाल रहे हैं ग्राउंड से, ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। लो वाटर को रीयूज़ की एफिशिएंसी है, जो पानी एक बार यूज़ कर लिया उसको रीयूज़ करने के लिए कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट इनसफिशिएंट है, पानी जो है बहता रहता है लोगों के घरों से, टंकियों में से, लोगों को परवाह ही नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी इन्वॉल्व ही नहीं है इस समस्या में। लोगों को लगता है हमारा क्या काम है, पानी तो सरकार देगी, है ना। और लास्ट में डेग्रेडेशन हो रहा है, यानी खराबी हो रही है, हालत ख़राब हो रही है, या फिर एनक्रोचमेंट हो रहा है, या फिर दोनों ही हो रहे हैं। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है कब्जा। कैचमेंट एरियाज़ का ऐसे एरिया जहाँ पे पानी को कैच करके रखा जाए, रेजर्वोयर टंकी बना के रखा जाए। तालाब है, सूखा हुआ है, वहीं पे किसी ने झोपड़ा बना लिया, तालाब में रहने लगा, है ना, तो इस तरीके से, या तालाब टूट फूट गया। तो ये फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से इन 4 के अलावा पानी की समस्या बिगड़ेगी। अदर्स फैक्टर्स की वर्ब है, अदर फैक्टर्स की वर्ब है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना, किसी चीज़ का जारी रहना। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अवैध कब्जा, जो आपकी ज़मीन पे कोई कर लेता है ना, उसको बोलते हैं एनक्रोचमेंट। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, एनालाइज करके बताया कि इस साल की समस्या ज़्यादा बड़ी क्यों है। अब आ जाओ सेकंड में, अब ये आपको थोड़ी टेंशन देगा। और कह रहे जी क्लाइमेट चेंज विल इम्पोज अ डेडलियर कोस्ट ऑन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज सच एज इंडिया। क्लाइमेट चेंज जो है इम्पोज करेगा, लगाएगा, जबरन लगाएगा एक और ज़्यादा घातक कोस्ट को, कीमत को, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे कि भारत जैसी कंट्री जहाँ जीडीपी पर कैपिटा अंडर 3000 रुपीज़ है। और ये कैसे करेगा? बाय $3000 है ना पर कैपिटा, हमारी ऑलमोस्ट है, इससे आसपास ही है। और करे ये काम करेगा बाय क्रिएटिंग साइमल्टेनियस क्राइसिस, क्रिएट करके एक के साथ एक मिले जुले क्राइसिस को, विपत्तियों को या तूफानों को। क्राइसिस यहाँ पे प्लूरल है। चेंज की वर्ब है विल इम्पोज, डेडलियर यानी घातक, मोर फैटल, मोर लीथल, मोर डेंजरस। अब जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा के देखो। कंपैरेटिव डिग्री लगी है लेकिन देन का इस्तेमाल नहीं हुआ, यही समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। और ये चीज़ें जो है पौने घंटे की क्लास में 120 रूल्स में, 222 रूल्स में नहीं समझाई जा सकती, है ना। देन लगेगा तब कंपैरेटिव डिग्री आएगी, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री आएगी तब देन लगाना जरूरी नहीं है अगर आपका सेंटेंस का मीनिंग बिना देन के निकल रहा है। लग जाता तो भी चल जाता काम, है ना। चलिए और आगे बढ़े। कह रहा है वाइल द फिनोमिनन चेंजेस द वे वेदर इवेंट्स को इवॉल्व, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर अकरेंस। कह रहे जहाँ जो ये फिनोमिनन है, फिनोमिनन यानी घटना, कोई खास घटना को बोलते हैं अंग्रेजी में फिनोमिनन। कह रहे जहाँ क्लाइमेट चेंज की घटना है ये चेंज कर देती है, बदलाव ले आती है उन तरीकों में, दवे में, जिसमें वेदर इवेंट्स जो हैं वो को इवॉल्व करते हैं, एक साथ को इवॉल्व करते हैं, पनपते हैं, है ना। क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके पनपने के तरीके एक साथ जो है वेदर इवेंट्स के वो बदल जाते हैं। कह रहे वहीं अफेक्ट भी करती है, प्रभावित करती है फ्रीक्वेंसी को या दर को, उनकी अकरेंस की, उनके घटित होने की। बार बार घटित होंगे, हर 1 साल बाद फ्रीक्वेंसी, हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती हैं। कह रहा है वो इतना सच दैट 2 इवेंट्स में डेवलप अ ग्रेटर चांस ऑफ ट्रांसफरिंग टुगेदर, कि 2 इवेंट जो हैं वो डेवलप होंगे, 2 इवेंट जो हैं डेवलप कर सकते हैं एक ज़्यादा बड़े चांस को ट्रांसपायर होने के, घटित होने के, अकर होने के एक साथ। पहला इवेंट है जो 3 साल में एक बार होता था, दूसरा इवेंट है जो 5 साल में एक बार होता था। क्लाइमेट चेंज आया, ये 3 वाला 2 में होने लगा, 5 वाला 3 में होने लगा। तो पहले ये 3 और 5 वाले कभी कभी मिलते थे 20 साल में एक बार,
अब ये 2 और 3 वाले हो गए, अब ये 10 साल में 2 बार मिल जाते हैं। कैलकुलेशन को समझो। तो इस तरीके से 2 इवेंट्स के चांस जो हैं वो और डेवलप हो जाते हैं कि वो बार बार एक साथ होने लगे देन दे डिड बिफोर, बजाय उसके जितना वो पहले हुआ करते थे। अब डैश लगा के बता रहा है एग्जाम्पल देके, सच एस अ ड्रॉट एंड डिसीज आउटब्रेक, जैसे कि एक ड्रॉट यानी सूखा यानी अकाल और एक बीमारी का आउटब्रेक यानी बीमारी का फैलाव, दोनों एक साथ हो गए तो बड़ी घातक कॉम्बिनेशन है। कह रहा है विच इन टर्न विल वर्सन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अमंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, और ये वही चीज़ है जो आगे जा कर के इन टर्न आगे जा कर के और ख़राब कर देती है आर्थिक और सामाजिक कंडीशंस को समाज में मार्जिनलाइज ग्रुप्स के, ऐसे ग्रुप्स जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो हाशिए पे हैं, बहुत गरीब हैं, खाने के लिए दाने नहीं है ना, इस तरह से परेशान ग्रुप जो ग्रुप्स हैं। समझ गए? सेंटेंस थोड़ा लंबा है पर इसका मीनिंग आपने निकाल दिया। तरीका भी बदल रहा है इवॉल्व होने का, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से 2-2 इवेंट्स 3-3 इवेंट्स एक साथ होने लगेंगे और इससे गरीब आदमी को ही सबसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है। फिनोमिनॉन सब्जेक्ट है, सिंगुलर में वर्ब है इसकी चेंजेस। फिनोमिनॉन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो लिख देते हैं अपने ऑन का बना देते हैं ए। याद है ना ये वर्ड फिनोमिनॉन, फिनोमिना, पोडियम, पोडिया, या ऑन अगर लास्ट में लगा हो, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, तो उसको आपको ए में चेंज करके प्लूरल बना देना होता है। वेदर इवेंट्स की वर्ब है को इवोल्व मतलब एक साथ विकसित होना। इट की वर्ब है अफेक्ट्स, इट आया है इस फिनोमिनन के लिए, घटना के लिए, क्लाइमेट चेंज की। इवेंट्स की वर्ब है मे डेवलप, दे आया इवेंट्स के लिए, वर्ब है इनके डिड। अब देखो ग्रेटर चांस, ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री है, साथ में देन लगा हुआ है, ठीक है, तो लगने को लग भी जाएगा अगर कंपैरिजन देना हो किसी और चीज़ के साथ में, देयर विल बी ए ग्रेटर चांस देन दे डिड बिफोर। चलिए, ड्रॉट का मतलब होता है अकाल या सूखा, आउटब्रेक का मतलब होता है किसी बीमारी का फैलाव, मार्जिनलाइज मतलब जो मार्जिन या हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, एब्जेक्ट पॉवर्टी में जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, नौकरी नहीं है और कुछ, समझ गए ना, लाइवलीहुड नहीं है। कह रहा है एनी वाटर क्राइसिस मस्ट बी सीन अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, कोई भी वाटर क्राइसिस को देखा जाना चाहिए पैसिव वॉइस में इसी बैकड्रॉप के अगेंस्ट में, इसी कॉन्टेक्स्ट के जो है अपोजिट में। बैकड्रॉप होती है सीनरी, पहले पीछे ये सीनरी डाल दो, फिर उसके आगे वाटर क्राइसिस को रख के देखो इस सीनरी में वाटर क्राइसिस कैसा लग रहा है ना, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप भी आपको देखना है। वेयर इट इज़ बोथ अ क्राइसिस इन इट सेल्फ एंड अ फैक्टर दैट कंपाउंड्स द इफेक्ट्स ऑफ अनदर, ये वही बैकड्रॉप है जहाँ पे वाटर क्राइसिस अपने आप में क्राइसिस तो है ही, बल्कि एक फैक्टर भी है जो चक्रवर्ती ब्याज की तरह कंपाउंड कर देगा, बढ़ा देगा इफेक्ट्स को दूसरे क्राइसिस के, दूसरे परेशानियों के। चलिए सेंटेंस समझ गए। वाटर क्राइसिस की वर्ब है मस्ट बी सीन, पैसिव वॉइस है, मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बैकड्रॉप सीनरी, परिवेश, परिदृश्य है ना। इट की वर्ब है इज, दैट आया फैक्टर के लिए, दैट की वर्ब है कंपाउंड्स। दैट अ रीजन्स वाटर सिचुएशन बिकम्स प्रिकेरियस आफ्टर 1 year ऑफ डेफिशिएंट रेन इज अ साइन गवर्नमेंट्स आर नॉट लर्निंग देयर लेसन्स। कह रहे जी ये बात की दैट कि किसी भी रीजन की जो वाटर सिचुएशन है, पानी के जो हालात हैं वो बनते जा रहे हैं प्रिकेरियस, बनते जा रहे हैं बहुत ही डेंजरस, डाइसी। कह रहा है और कब, 1 साल की ख़राब बारिश के बाद या डेफिशिएंट रेन के बाद, कम बारिश के बाद। कह रहा है ये जो बात है ना अपने आप में, ये बात ही एक साइन है, एक निशान है कि सरकारें जो हैं बेशर्म हो गई हैं, अपना लेसन लर्न नहीं कर रही हैं। हर साल जब ये चीज़ होती है तो उसके लिए पहले से आप रेडी क्यों नहीं हो, दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन्स, और या फिर वो क्या कर रही हैं, और आर इग्नोरिंग देम, इनको इग्नोर कर रही हैं, कह रही है कि 1 साल है चलो अगले साल देखेंगे। कह रहे इवन इफ़ द डेफिसिट वॉज कंसीडरेबल, यहाँ तक कि तब भी जब डेफिसिट बहुत कंसीडरेबल होता है, जब रेन में कमी जो है बहुत ज़्यादा होती है, कंसीडरेबल, साइजेबल, जिसका आकार, मात्रा, इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा हो, तो इसका एक ही रीज़न निकलता है कि सरकार अपना लेसन्स लर्न करना नहीं चाहती है या वो इग्नोर कर रही है, ज़्यादा देख करके भी जो डेफिसिट को, भले अगले साल देखेंगे उसके बाद देखेंगे, अभी क्या है, अभी तो इलेक्शंस हैं, है ना। दैट की वर्ब है, दैट की वर्ब है आर नॉट लर्निंग, सॉरी दैट की वर्ब है इज, दैट इज़ अ साइन। सिचुएशन की वर्ब है बिकम्स, सरकारों की 2 वर्ब्स हैं, सरकारें आर नॉट लर्निंग, सरकारें आर इग्नोरिंग। डेफिसिट यानी कमी, बारिश की कमी की बात हो रही है, वर्ब है इसकी वॉज। कंसीडरेबल यानी बहुत बड़ा, ठीक है।
नो मोर इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट इज़ नेसेसरी, और बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट नेसेसरी नहीं है टू अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट, इस फैक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। और किसके बजाय, देन व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट, बजाय उसके जो पहले से एग्जिस्ट करता है, जो पहले से हमारे सामने है। जो दिख रहा है ना, यही अपने आप में काफ़ी है समझदार आदमी को समझने के लिए कि सरकारें क्या कर रही हैं, और इन्फॉर्मेशन या एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं है, इसी से आपको पता लग जाएगा। इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट की वर्ब है इज़, नो मोर इन्फॉर्मेशन या कॉन्टेक्स्ट इज़ नेसेसरी। व्हाट की वर्ब है एग्जिस्ट, व्हाट मतलब जो। देन लगा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, अब कंपैरेटिव डिग्री लगी नहीं हुई, नेसेसरी को इसने पॉजिटिव बना के लगाया है। टेक्निकली यहाँ पे मोर नेसेसरी होना चाहिए। समझ पा रहे हो? जब आप कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से सीखते हो फॉर्मूला की तरह, है ना, वो वाला फॉर्मूला नहीं जो रटा रटाया है, वो फॉर्मूला जो आप खुद बना सकते हैं, तो अब आपको ये चीज़ें पकड़ में आती हैं कि आपका बड़े बड़े एडिटर्स भी कैसी गलतियाँ करते हैं। देन लगा है भाई ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उससे, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो मोर नेसेसरी लगे ताकि देन को आप जस्टिफाई कर सकें कंपैरिजन के वक्त, है। तो गलती है, इसको आप माफ़ कर दें एडिटर को। कह रहे जी, बट गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसी मेकर्स सीम टू नीड रिमाइंडिंग दैट दिस इन फ्यूचर क्राइसिस विल नीदर बी जस्ट अबाउट द वाटर और द फॉल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कह रहे लेकिन सरकारों और पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो दिखाई देती हैं कि उनको ज़रूरत है रिमाइंड किए जाने की, याद दिलाने की, दैट इस चीज़ को कि ये वाला क्राइसिस और आने वाले जो क्राइसिस हैं वो ना तो केवल होंगे पानी के बारे में, और ना ही होंगे केवल फॉल्ट जो है क्लाइमेट चेंज का। सब कुछ मिला जुला होगा, क्लाइमेट चेंज भी होगा, बारिश भी होगी, एल नीनो भी होगा, ठीक है, पानी की कमी भी होगी, तो ये सब चीज़ें मिली जुली होंगी। ये चीज़ें सरकारों और पॉलिसी मेकर्स को दे नीड टू बी रिमाइंडेड या दे नीड रिमाइंडिंग। गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स की वर्ब है सीम, सीम का मतलब है दिखाई देना। क्राइसिस प्लूरल है यहाँ पे, वर्ब है इसकी विल बी, नीदर एंड विल, सॉरी वर्ब है इसकी विल बी, ठीक है। नीदर नोर से आपने वाटर और फॉल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को जोड़ा गया है। क्राइसिस विल नीदर बी जस्ट अबाउट वाटर बट ऑल्सो द नोर द फॉल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बहुत आसान आर्टिकल था आज का पढ़ने में, मीनिंग आपने निकाल लिया होगा। जिन बच्चों को मीनिंग निकालना नहीं आ रहा है, क्लास में नए हैं, तो सैटरडे संडे में पिछली 2 क्लासेस में हमने नए बच्चे के हिसाब से सेंटेंस को ब्रेक करना दिमाग में अपने और उनका मीनिंग निकालना सीखा था। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, लास्ट सैटरडे और संडे को, ठीक है, इस क्लास से बिल्कुल पहले, है ना। और भी क्लासेस नेक्स्ट वीक से अपने करेंगे, हर वीक एक दिन इस क्लास को अपने ज़रूर से रखेंगे। चलिए अब अपने क्विज़ पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सेंट्रल आइडिया क्या है इस मैसेज में, इस जो आर्टिकल का। इस आर्टिकल को अगर आपको 6वीं क्लास के छोटे बच्चे को समझाना हो एक सेंटेंस में, तो आप उसको क्या बात बताएंगे? आप उसको ये बताएंगे कि अल नीनो बड़ा ख़तरनाक होता है, साउथ इंडिया में बड़ी ख़राबी करेगा, या आप उसको ये बताएंगे क्लाइमेट इवेंट्स और वाटर क्राइसिस ख़राब हो जाते हैं जिस साल में इलेक्शन होता है, या आप इसको ये बताएंगे कि सरकारें सबसे बड़ी जिम्मेवार होती हैं पानी की कमी का, क्योंकि उनकी नॉन चैलेंज और इंडिफरेंस होता है, उनके अंदर परवाह नहीं होती है। नॉन चैलेंज यानी बेपरवाही। या फिर आप उसको ये बताएंगे वेदर इवेंट्स जब दूसरी हार्डशिप से कंबाइन होते हैं तो और ज़्यादा वो घातक और इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। तो कौन सा सेंट्रल आइडिया आप अपने छोटे भाई को, 6 साल के बच्चे को देना चाहेंगे? कोशिश करें इसको। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का बनाया गया है। हिंदी में बता दिया, अब तो आंसर निकाल लोगे ना। फिर भी फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा है, इसी वीडियो के नीचे जाके चेक करना। बी बनेगा आंसर, ठीक है। इस केस में मैं जो सेंट्रल आइडिया वो यहाँ पे यही है। सेकंड में आपसे पूछा है जी, इस सेंटेंस में रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात हो रही है, कौन से रिकॉर्ड आगे आने वाले 2 सालों में टूटेंगे, 3 सालों में, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी आपको ड्यूरिंग द क्लास ही करवा दिया था जिन्होंने ध्यान से क्लास को देखा। बीच में पूछा है स्पीक टू का मीनिंग, फ्रेज आपको करवाया था अच्छे से, स्पीक टू समथिंग। 1 वर्ड पूछा है, एक ऐसा आदमी जो मौसम को स्टडी करता हो उसको क्या बोलते हैं। ट्रांसपायर वर्ड का सिनोनिम आपसे पूछा है, रेजर्वोयर, अकर या वेगेरियस। कैप्रीशियस का एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। मीनिंग निकालो और फिर इसका उल्टा जो मीनिंग बने वो आपका आंसर होगा। कोई भी लिख देना, सिंपल सा भी आपका जो है चल जाएगा आंसर। रेजर्वोयर वर्ड का 1 वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा है, क्या होता है रेजर्वोयर। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड की वजह से, कॉमन प्लूरल नाउन की वजह से। दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस देन नाम की कंजंक्शन की वजह से, जिसके आने पे आपको कुछ स्पेशल कंडीशन को फुलफिल करना होता है।
सभी आंसर्स इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिंड कमेंट में डाल दिए गए हैं, वहाँ से चेक करेंगे। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से अपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके मुझे बताना। क्लास पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिखा करो पूरी देखी, और जिन बच्चों को सब समझ में आया, इंटरेस्टिंग भी लगी क्लास, तो आई भी लिख दिया करो इंटरेस्टिंग के लिए, ताकि ऐसी क्लासेस को मैं ज़्यादा ला सकूं। मैं वास्तव में टीम को बैठाल करके चेक करवा करके काउंट करवा रहा हूँ किस तरह के आर्टिकल्स पे पीडीआई और पीडी ज़्यादा मिलता है। उसी थीम के आर्टिकल्स को मैं द हिंदू से निकालता हूँ या दूसरे न्यूज़पेपर से ला के कवर करवाता हूँ। तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज़ की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।